वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही थी। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 344। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे हाई स्कूल के एनसीईआरटी के जनरल साइंस के प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने अवलोकित किया था? हेनरी, ऑस्ट्रेड, आइंस्टीन या फिर फैराडे ने? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? हेन्स क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हेन्स क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने वैद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई और 1830 में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपने प्रक्षेपणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सत्य है इनमें से। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। परिमाण बढ़ता है, परिमाण घटता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध हो सकते हैं। अब देखिए, तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं जिनका केंद्र तार होता है। यहाँ सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। अर्थात किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है और तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं जिनका केंद्र तार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं? लिवर, किडनी, मस्तिष्क, हृदय। बताइए, हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है? देखिए, मस्तिष्क के द्वारा हो सकता है और हृदय के द्वारा हो सकता है, होता है। तो 3 और 4 होगा, किडनी और लीवर नहीं होगा इसमें। तो मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है वे हैं हृदय मतलब हार्ट और ब्रेन मस्तिष्क।
शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा चुंबकीय अनुनाद तकनीक मतलब एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई के द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व का उपयोग महत्वपूर्ण है। कभी कभी एमआरआई का फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या चेंज करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मतलब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए मान लीजिए आपके घर के ऊपर 500 या 1000 लीटर की टंकी रखी है। इसमें पानी भरा, आंधी तूफान धूल धाड़ से ये क्या हो गया, गंदा हो गया। अब इसको निकाल ले आप डब्बे से करके, बकेट डाल डाल के, तो घंटा भर लग जाएगा इसमें। लेकिन यहीं एक मोटर लगा दोगे ना, तो क्या करेगा ये, तुरंत 10 से 15-20 मिनट में क्या कर देगा, पूरा खाली कर देगा। तो क्या किया इसने, मोटर ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी बढ़ा दी बिजली से। क्या हो गया फिर, वो काइनेटिक एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। हाँ, तो जैसे मोटर है, फिर इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डाली। अब बिजली ने क्या काम किया, जो आप काइनेटिक ऊर्जा से पानी निकाल लेते बाहर यांत्रिक ऊर्जा से, तो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को इसने यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। फिर क्या हो गया, टंकी 20 से 10, 20, 15 मिनट में खाली हो जाएगी, जो इसको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग सकता था। तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है विद्युत मोटर। तो देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों में किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है, विद्युत मिक्सी वॉशिंग मशीन में किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है इनमें से? कौन सी इनमें से, क्या किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, या फिर किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया, या फिर अतिरिक्तों की सहायता से किसी विद्युत मशीन की गति को बढ़ाने की प्रक्रिया है, या किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है तथा कुंडली किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक तथा उसके पास स्थित किसी कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण हो सकता है। यदि कुंडली किसी धारावाही चालक के निकट रखी है, तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र या तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा में अंतर के कारण हो सकता है अथवा चालक तथा कुंडली के बीच आपेक्षित गति के कारण हो सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा प्राप्त की जाती है। पढ़ा होगा आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम 9th में 10th में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब डायनामो परिवर्तित करता है। क्या काम करता है डायनामो? देखिए, डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, डायनामो या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो प्रश्न मैचिंग करके पूछा जा सकता है कि डायनामो के सामने लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर के सामने लिखा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, दिष्ट धारा मतलब डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, अल्टरनेट करंट एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत धारा को दिष्ट धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है। देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। अगर लंबी जगह पर या फिर अधिक दूरी पर ले जाना है
तो अल्टरनेट करंट जो है वो उपयोगी होती है, दिष्ट धारा इसके लिए उपयोगी नहीं है। तो डीसी नहीं जाती, एसी जाती है। तो थर्ड को एलिमिनेट करो तो ज़रा, केवल 1 और 2 सही होगा इसका। तो देखिए कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि डीसी की तुलना में एसी मतलब डायरेक्ट करंट की तुलना में अल्टरनेट करंट का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षति के इसको प्रेषित किया जा सकता है। अगर डीसी को करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी की हानि होगी। देखिए डिस्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित करती रहती है। आजकल जितने भी विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा मतलब अल्टरनेट करंट का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। अच्छा, अगर इसको अब वोल्ट में पूछा जाए तो कितनी बनेगी? चलिए अगला प्रश्न इससे रिलेटेड है। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट पर होती है बताइए? 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 200 वोल्ट या 440 वोल्ट? तो 200 वोल्ट इसका आंसर नहीं है, 440 भी नहीं है, 240 भी नहीं है। 220 वोल्ट का कितना बनता है? 50 हर्ट्ज। तो देखिए हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति मतलब अल्टरनेट करंट की सप्लाई की जाती है वह 220 वोल्ट की होती है, जिसकी आवृत्ति कितनी बनती है? 50 हर्ट्ज। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो क्या काम करता है? ऑप्शन देते हैं उसमें, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, या उच्च डीसी को निम्न डीसी में, या फिर उच्च एसी को निम्न एसी में। तो देखिए ट्रांसफ़र का जो काम है वो हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज डीसी, हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में ही परिवर्तित करता है, और निम्न वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में परिवर्तित कर सकता है। मतलब एसी को बढ़ा भी सकता है, एसी को घटा भी सकता है। अगर किसी ऑप्शन में डीसी है कि डीसी को कुछ करता है तो उसको काट देना, क्योंकि डीसी से उसका कोई मतलब नहीं है, एसी में ही है। ट्रांसफार्मर उच्च एसी को निम्न एसी में और निम्न एसी को उच्च एसी में जो है वो चेंज करता है। तो इनका रिवीजन अच्छे से कर लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। धन्यवाद।